जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे कि आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, यानी कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएँ लगी हुई हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। और यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। जी आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है ये स्थित है आपका किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं और भी हमारे जो प्रमुख बांध हैं उनकी। तो जो आपका सरदार सरोवर है ये गुजरात में हो गया। आपसे हीराकुंड बांध काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध आपका कहाँ पर है, तो उड़ीसा में होगा। भाखड़ा नागल जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है और पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। वहीं टिहरी की बात कर लें तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी। जी हाँ, आपको बताना है कि जो दास वंश की शुरुआत है ये भारत में किसने की थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं दास वंश की जो शुरुआत की थी ये भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखिएगा। यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया है, यानी टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, याद रखिएगा। और इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की थी। आपसे इस प्रकार भी पूछ लेगा कि गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1206 ईस्वी में की गई थी। वहीं हम लोग बात कर लें कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो हम लोग लाख बख्श की अगर बात करें तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किस को संदर्भित करता है। जी आपको बताना जो विधि शब्द है ये गुप्त प्रशासन में था विधि शब्द, तो ये किस शब्द को संदर्भित करता था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें जो विधि था, विधि शब्द का प्रयोग प्रशासनिक इकाई के लिए किया जाता था, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विधि शब्द का प्रयोग किया जाता था गुप्त प्रशासन में ये प्रशासनिक इकाई के लिए किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। जी आपको बताना कि जो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आपसे पूछ लेगा कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ, तो मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ आपका ये ब्रिटेन में हुआ, याद रखिएगा। और भारत के जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए कि मूल अधिकार जो ये कहाँ से लिए गए हैं भारत के, तो ये अमेरिका देश से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जी आपको बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हम लोग सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो हमारी स्टेपीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर होती है, तो ये कान में पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। ये कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी जो है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में पाई जाती है आपकी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं। आपको बताना है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। आपको बताना है कि जो भारतीय संघ में अगर किसी राज्य को शामिल किया जाता है तो ये अधिकार किसको है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी संसद। संसद जो है ये भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है इसे, याद रखिएगा आप लोग। और यहीं पर हम लोग बात कर लें कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, याद रखिएगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, तो सभापति होते हैं। और इनको वेतन भी जो है ये सभापति का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। और बात कर लें, एक आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो 22 भाषाओं, याद रखिएगा। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया आपकी 8वीं अनुसूची में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। जी हाँ, आपको बताना है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका इंदौर, याद रखिएगा। आपकी जो पहली देश की डिजिटल एड्रेस सिटी है ये आपकी इंदौर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है कि ध्रुवों की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो व्यास की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जब अक्षांश रेखाओं की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ से तो ये घटती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, घटता है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे। तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो आपकी 111 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा आप लोग। और सभी अक्षांश रेखाएं जो है ग्लोब पर ये पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। याद रखिएगा, ग्लोब पर जो है पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो आपको बताना है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण क्षेत्र का है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विनिर्माण क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो सियाल, सीमा तथा निफे का जो भूगर्भ का विभाजन ये स्वेस द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वेस द्वारा है। याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो आपसे पूछेंगे सियाल की परत में ग्रेनाइट की चट्टान अधिकतम पाई जाती है। तो आपसे पूछ लेगा कि ग्रेनाइट की चट्टानें जो हैं कहाँ पर अधिकतम पाई जाती हैं। तो आपकी जो सियाल की परत होती है उसमें आपकी पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं। तो कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है। जी आपको बताना है कि सौर संगठन के ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश कौन सा बन गया है। तो ये आपका पनामा जो है बन गया। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश आपका बना है पनामा। याद रखिएगा, पनामा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा को प्रदर्शित करती हैं। जी आपको बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखाएं जो हैं जो मकर रेखा को आपको प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये मकर रेखा को प्रदर्शित करती हैं। याद रखिएगा, 23 सही 1/2 डिग्री जो होता है आपका, ये आपका इस प्रकार से भी आपको लिखा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार से आपका लिखा दिखाई देगा 23 सही 1/2 डिग्री, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दक्षिणी अक्षांश जो होता है ये आपकी मकर रेखा को प्रदर्शित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। जी आपको बताना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो स्थित है आपका पालघाट दर्रा होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा आपका ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, पालघाट दर्रा जो है आपका ये केरल राज्य में स्थित है। केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जी आपको बताना विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होगा आपका कूलाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद के जो सदस्य की आयु न्यूनतम होती है आपकी 30 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाली सामर्थ्य को कहते हैं। जी आपको बताना है किसी वस्तु पर लगने वाली सामर्थ्य को क्या कहते हैं। जो किसी वस्तु पर सामर्थ्य लगता है तो उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है। तो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो किसी देश का अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैश्वीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि कौन सा कारक जो है मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। जो पारा विषाक्तता होता है ये मैड हैटर रोग के लिए
कारक माना जाता है आपका, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? काफ़ी सरल क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1905 में किया था, याद रखिएगा आप लोग। और आपकी डेट भी पूछ ली जाएगी तो डेट आपकी क्या होगी? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा 19 जुलाई 1905। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो आपको बताना है किस मुगल शासक ने जो है आपका धर्म था ये दीन ए इलाही, उसकी शुरुआत की थी। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी शुरुआत जो की थी आपके अकबर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अकबर। याद रखिए अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी आपकी अकबर ने इसकी शुरुआत। और दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही, याद रखिएगा तौहीद ए इलाही के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा कि तौहीद ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो आपकी अकबर ने की थी। और आपसे हिजरी संवत, याद रखिएगा हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये शाहजहाँ होगा इसका राइट आंसर। शाहजहाँ ने हिजरी संवत की शुरुआत की थी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है किसका खगोलीय पिंड सैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये खगोलीय पिंड है आपका सैरन, ये किसका उपग्रह है? तो ये जो सैरन आपका है प्लूटो का उपग्रह है, याद रखिएगा। सैरन जो है ये खगोलीय पिंड है, किसका है? तो ये है प्लूटो का, याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 1946 में संविधान सभा का गठन किस बनाई गई योजना के तहत किया गया था? आपको बताना है 1946 में संविधान सभा का गठन जो है किस बनाई गई योजना के तहत किया गया था? तो आपका ये जो संविधान सभा का गठन एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन। और ये कब आई थी? तो ये आपकी 1946 में आई थी कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पेंथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जंतु जगत है जो निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कोरल जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोरल जो है ये निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? जी आपको बताना है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेहा पंडित ने। तो नेहा पंडित ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। बाकी जो है पीवी सिंधु, इन्होंने भी अर्जुन पुरस्कार जीता है। पारुल परमार, इन्होंने भी जीता है। और बात कर लेते हैं अश्वनी पोनप्पा, तो इन्होंने भी अर्जुन पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार जो है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो ये आपकी पंजाब सरकार जो है ये आपकी भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है, याद रखिएगा पंजाब इसका राइट आंसर होगा। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।